दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ते हैं एक कदम आगे, करते हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है इन सभी से, लेकिन जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सबसे कम है। देख लेते हैं आखिर किसका घनत्व कितना है। तो यहाँ पे जैसे भी यहाँ देख पा रहे हैं, पृथ्वी का जो घनत्व है ये करीब 5514 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। मंगल का है 3933, शुक्र का है 5243, शनि का है 687। यानी कि सबसे कम किसका है? शनि ग्रह का है। सबसे ज़्यादा किसका है? तो पृथ्वी का है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? तो निफे यहाँ प्रश्न में ही यहाँ पे पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं, अगर आप इस तरह से पृथ्वी को अगर इस तरीके से अगर काटेंगे, इस तरह से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे 3 लेयर बनता है। कितने लेयर? 3 लेयर। तो सबसे जो ऊपर वाला यहाँ पे जो होता है ये होता है सीमा। बीच में होता है सीमा। ऊपर वाला कौन-सा होता है? सियाल। ऊपर होता है सियाल और नीचे वाला होता है नाइफ, या फिर इसी को कहते हैं निफे, NIFA। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला ऊपर वाला जो परत होता है, ये वाला पृथ्वी का ऊपर वाला परत, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। जो ये बीच वाला होता है ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। और ये वाला जो बीच में यानी कि पृथ्वी के सेंटर में बात करें तो ये निफे यानी कि निकेल और फेरम या फेरस से बना होता है। तो यहाँ पे निकेल और फेरस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है समय। तो जैसे आप जानते हैं, जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगाता है। यानी कि ये 365 दिन में साल हमारा चेंज हो जाता है, जो कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाता है। तो उसी तरीके से जो शनि ग्रह है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब करीब 29.5 यानी कि 29.5 वर्ष का समय लगाता है। ये कहें कि पृथ्वी जो एक साल का होता है वो 29 साल के बाद एक साल यानी कि दूसरा साल आता है शनि ग्रह पे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जो जियोडेसी है वह विज्ञान है जो कि संबंधित संबंधित क्या है? पृथ्वी के आयाम के माप से। जो पृथ्वी के आकार रूप कैसा है उसकी जो माप किया जाता है, आयाम की माप की जाती है, उसी को जियोडेसी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है, जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने की विज्ञान है। जो पृथ्वी के 3 गुण को क्या-क्या? पृथ्वी का ज्यामिति यानी कि ज्यामिति आकार, पृथ्वी की ज्यामिति आकार कैसी है, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास क्या है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ये 3 चीज के मापने को ही क्या कहते हैं? जियोडेसी कहा जाता है। यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। जिस तरीके से टाइम चेंजेस होता रहता है, समय परिवर्तित होता रहता है, उसी तरीके से इसका भी अध्ययन ये करता है। तो अब हम यहाँ समझ चुके हैं। तो इसका ज्योतिषी वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी की माप की संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WS डेविस ने की है। अभी देखिए हाल ही में बीपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है और यहीं से प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। देखिए WSM डेविस, विलियम मैरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। जबकि वहीं अगर बात करें, वॉल्टर फैंक ने डेविस के सिद्धांत के संशोधन करते हुए इन्होंने क्या दिया है? अपवर्तन चक्र। क्या बोला है? अपवर्तन चक्र की संकल्पना। पेपर में कई बार ये पूछ दिया जाएगा कि अपवर्तन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया है, तो वो हो जाएगा आंसर वॉल्टर फैंक ने। और वही अगर भौगोलिक अपवर्तन चक्र की बोले तो हो जाएगा WM डेविस ने। दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, जैसे कि हमारा ये क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है।
अब इस पृथ्वी के जो ऊपर वाला पार्ट यहाँ से होता है, ये होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री से यहाँ शुरू करते हैं, 0 डिग्री से, इसी को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा। इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा, या फिर इसी को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और अगर यहीं पे पृथ्वी में इस तरीके से, अगर मान लीजिए अगर पृथ्वी में लेटा हुआ हो कोई लाइन, लेटा हुआ मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि यहाँ ये वाला हो गया, तो इसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसी वाले पॉइंट को कहते हैं अक्षांश रेखा, और इसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो यहाँ पे देखिए जो देशांतर रेखा है, जो ये जो 0 डिग्री है, इसी को कहते हैं प्रधान। 0 डिग्री यहाँ से लेके जो 0 डिग्री यहाँ से है, तो ये 0 डिग्री को ही कहते हैं प्रधान मध्य रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान मध्य रेखा। और उसी से समय निर्धारण करते हैं कि इधर कितना समय होगा और इधर कितना समय होगा। हमारा देखिए भारत कहाँ है? यहाँ पे इस जगह है, यानी कि अगर इस तरह से इसको काट दें तो यहाँ पे हमारा भारत है। पेपर में ये पूछा जाता है कि प्रधान प्रधान मध्य रेखा से भारत कितना घंटे आगे है, तो हो जाएगा, या फिर इसी को बोलते हैं GMT, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। तो यानी कि 5.5 घंटे, कितने हैं? 5.5 घंटे हमारे यहाँ पे आगे हैं, और इधर जाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो ये 0 डिग्री हो गया, फिर इधर आएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से 88, 90, 190, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 180 डिग्री। तो 180 इधर डिग्री इधर हो जाएगा और 180 डिग्री इधर हो जाएगा। तो कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कुल जो लॉन्गिट्यूड कितना होता है कुल, तो हो जाएगा 360 डिग्री। 180 इधर, 180 इधर, 360 हो जाएगा। देखिए ये अक्षांश लैटिट्यूड, ये वाला लैटिट्यूड होता है। क्या होता है? ये वाला लैटिट्यूड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधान मध्य रेखा। पेपर में अगर ये पूछ दिया जाए कि स्टैंडर्ड डेट टाइम, तो हो जाएगा वो 180 डिग्री। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन अगर प्रधान मध्य रेखा समय रेखा पूछिए तो हो जाएगा 0 डिग्री। इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे और जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। पेपर में यहाँ से कई बार कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। यह रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल्स ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड की एक जगह जिसका नाम है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। 0 अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 0 देशांतर पर, यानी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये वाला क्या है? 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर ही वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अब यहाँ पे देखिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दोनों में फर्क है। दोनों में क्या फर्क है? इंटरनेशनल डेट लाइन और यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, दोनों में फर्क है। अगर 0 डिग्री की बात करें तो ये समय हो जाएगा, और अगर 180 डिग्री की बात करें तो डेट हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि ये क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे, तो 0 से होगा। तो 0 डिग्री वाला जो रेखा होगा देशांतर, वो समय कहलाएगा। फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ 180 डिग्री तक आएंगे, तो ये वाला क्या होगा? पीछे। तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए यूनाइटेड किंगडम, UK, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, दक्षिण ध्रुव पर, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। पेपर में कई बार यहाँ से अगर टफ बनाने की होगा तो यहाँ कई बार पूछ देता है कि बताइए इनमें से किस देश के साथ इंटरनेशनल टाइमलाइन या फिर तिथि रेखा गुजरती है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, ये पूछा जाता है कि कितना डिग्री से गुजरती है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे बड़ा है? तो आप सभी याद कर चुके हैं कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ ढूंढोगे एशिया कहीं है ही नहीं,
है कि नहीं? एशिया कहीं है ही नहीं, तो फिर आपका तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाएगा। आप आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला है एशिया, एशिया सबसे पहला है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, उसके बाद फिर यूरोप, उसके बाद लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो यानी कि यहाँ पे एशिया नहीं था, तो फिर हमको क्या देखना था? अफ्रीका देखना था, जो कि अफ्रीका यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? अब आपने तो समझ चुके हैं कि एशिया, एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक देश किस में है? देखिए 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो पूरे 7 कॉन्टिनेंट में कुल देश हैं करीब-करीब 196 197 है, लिस्टेड है। बाकी अगर ऐसे देखेंगे तो करीब अनलिस्टेड भी कई ऐसे कंट्री हैं, करीब-करीब 206 कंट्री हैं, यानी देश हैं। लेकिन अगर लिस्टेड की बात करें, अगर लिस्टेड कहाँ होता है? जैसे हमारे जैसे पूरे वर्ल्ड की जो, जैसे कि यूएनओ होता है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे सारे लिस्टेड होते हैं कि ये कंट्री है और ये वही मान्यता देता है किसी भी देश को। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज़्यादा देश किस में है? तो अगर आप एशिया की बात करें तो एशिया में कम है, करीब 50 या 51 कुछ समथिंग है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, और अफ्रीका में कितने हैं? 54 देश हैं। कितने? 54। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक नज़र डालते हैं कि किस देश में कहाँ-कहाँ कितना-कितना देश है। तो अफ्रीका में देखिए कितने हैं? 54 है। यूरोप में देखिए कितना है? 51 है। एशिया की बात करें कितना है? 50 है। उत्तरी अमेरिका की बात करें कितना है? 23 है। दक्षिण अमेरिका की बात करें कितने हैं? 12 है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा कौन सा है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी कैसा है? उत्तरी दक्षिणी कहने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से क्या बना देंगे? पृथ्वी। तो पृथ्वी में देखिए ये वाला क्या है? ये नॉर्थ है, ये वाला कौन सा? साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी यही है। तो जो वो देश का नाम बताइए जो ऊपर से नीचे ने इस तरीके से लंबाई वाला ज़्यादा है, वो कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चिली। इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है, उत्तरी दक्षिणी। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? अब यहाँ पे देखिए, महाद्वीप तो आप समझ चुके हैं, महाद्वीप कितने होते हैं? 7। अब ये द्वीप क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई कंट्री है, इसके तरफ है ना पानी-पानी है यहाँ पे, या फिर एक ये कंट्री है और एक छोटा-सा ये कंट्री हो गया, एक ये हो गया, ये एक हो गया और एक यहाँ पे ये कंट्री। तो ये छोटा-छोटा जो है, अब यहाँ पे यहाँ पे सबसे देखिए, ये वाला भी इसी का पार्ट है, ये वाला भी इसी का पार्ट है, ये वाला भी इसी का पार्ट है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे एक ही है। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो वो हो जाएगा कौन-सा हमारा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बहुत है, सबसे ज़्यादा है। कितना है देखिए, 17,528 कितने हैं? 17,528 है। फिलीपींस, अगर फिलीपींस की बात करें तो 7,641 है। मालदीव में 1,192 है। क्यूबा में 4,195 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया 1 नंबर पे है द्वीपों की संख्या के मामले में। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सबसे पहले जानते हैं कि सीमा रहित देश कौन सा होता है। मान लीजिए एक कंट्री है, कोई भी एक कंट्री है, यहाँ पे मैं एक कंट्री बना देता हूँ, ये है कोई कंट्री है, ठीक है। अब इस कंट्री के चारों तरफ कोई भी देश नहीं है, कोई भी देश नहीं है, खाली पानी ही है। यानी कि यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, यानी कि समुद्र ही समुद्र है। इसके बगल में, इसके पड़ोसी में कोई भी देश नहीं है। तो उसी देश को कहते हैं सीमा रहित देश, यानी कि जो किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा नहीं करता हो। तो वही पूछा है कि ऐसे तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन कह रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमा रहित देश कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जापान।
चलिए और इसको विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे कि ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती हो उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से द्वारा घिरा होता है। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? जापान है, जिसका क्षेत्रफल करीब करीब कितना है? 3,77,915 किलोमीटर है। और इसके बाद की बात करें तो वो हो जाएगा फिलीपींस, ये कितना है? ये है 3 लाख। न्यूजीलैंड की बात करें तो 2,68,537 है। क्यूबा की बात करें तो 1,10,860 किलोमीटर है। चलिए अगला देख लेते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे इवन सीटेट में कई बार इस एग्जाम को पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, बाकी रेलवे में भी कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? चूंकि इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक में है और एससीईआरटी के भी बुक में, दोनों में ही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी? दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए और इसको देखते हैं विस्तार से। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि गरजने वाली चालीसा, क्रूर पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने की प्रचंडता के आधार पर इन्हें यह नाम प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की है। किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी तो कितनी है? 8,848। 8,848, कहीं कहीं आप देखेंगे 8,849 मीटर भी कहीं देखेंगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर तो लेकिन ये तो पूछा नहीं है, ये पूछा है कि किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कौन से देश में है? तो नेपाल में है। अब यहाँ पे देखिए जो हिमालय है वो कैसा पहाड़ है, कैसा पर्वत है? तो वो एक नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसी है? नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं और तो यहाँ देखिएगा तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं और इसे चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। चीन में चोमोलंगना, देखिए माउंट एवरेस्ट पूरा विश्व में विख्यात है। सागर माथा जो कि नेपाल में इसको बोला जाता है, चीन में इसको चोमोलुंगमा भी बोला जाता है। पेपर में कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि नेपाल माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो वो सागर माथा के नाम से, और चीन में चोमलुंगमा। इसकी ऊंचाई देखिए कितनी है? तो 8,848.86 मीटर है, जो अप्रॉक्स मान लेते हैं इसको 8,849 मीटर। तो आपको घबराना नहीं है, ये कहीं पेपर में होगा तो यही ऑप्शन लगा दीजिएगा, और अगर 8,850 हो तो वो भी लगा दीजिएगा, अगर 8,848 हो तो ये भी लगा दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे तीनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा, तीनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत में श्रेणी में ही है। विश्व में जितनी भी सर्वोच्च चोटी हैं उसमें से 10 हिमालय की चोटी में हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हिमालय कौन सा पर्वत है, नवीन है, नवीन मोड़दार तो और वलित, इस दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। नवीन मोड़दार भी हैं और वलित पर्वत भी है। अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। किसमें? वलित पर्वतों में ही पाई जाती है। अगला एक प्रश्न है कि माउंट एटना, माउंट एटना क्या है? तो देखिए माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी, जिसे इस इंग्लिश में वल्कोनो कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो बोलते हैं। ये कहाँ है? देखिए माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली में है। कहाँ पर? इटली में है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3,350 मीटर है। पेपर में ये कई बार पूछा गया है कि माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना इटली में है। माउंट एटना, एटना से याद रखिएगा, एटना से इटली, और ये क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है जो कि वो सक्रिय हो, एक्टिव हो। अब यहाँ अगला प्रश्न पूछा है मोना लुआ का उदाहरण है, तो मोना लुआ क्या है? तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लुआ भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? तो मोना लुआ हवाई द्वीप में है, और ये हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और ये एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि हवाई द्वीप किसका पार्ट है? तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए ये है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो हो जाएगा कौन सा? एंडीज है। कौन सी? एंडीज। अब ये एंडीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पेपर में कई बार हर किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो वो हो जाएगा एंडीज। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। इसकी लंबाई करीब करीब 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत माउंटेन उत्तरी अमेरिका में है। ये पॉइंट याद रखिएगा, रॉकीज कहाँ पाया जाता है, एंडीज कहाँ पाया जाता है। एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, रॉकीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो इस तरीके से ये हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को दो पार्ट में बांटेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेटर, और ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ वाला, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, और ये वाला हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में जो है, उत्तरी अमेरिका में आपका रॉकीज पर्वत है, यहाँ पे रॉकी पर्वत है। और अगर आप दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे एंडीज पर्वत है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और ये किस प्रकार है? तो ये एक वलित पर्वत श्रेणी की लंबाई करीब करीब कितने हैं? 4800 किलोमीटर है। भारत में हिमालय, देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी सिरे पर। और इसकी लंबाई करीब करीब पूछ दिया जाता है तो कितने हैं? 2500 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, यानी आई एग्जाम एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।